अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हर सप्ताह हम ये सोचते हैं कि कुछ नया विषय लिया जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार सुर्खियों में रहती है और यही कारण है कि इस बार भी हमें कांग्रेस के साथ ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी होगी। सर, पंजाब का मसला उसने सुलझा लिया है आला कमान ने सक्रियता दिखाते हुए, क्योंकि अगले साल वहाँ चुनाव है। पंजाब का मसला तो सुलझा लिया गया, क्या राजस्थान सुलझेगा? क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा आमने सामने है। सचिन पायलट दिल्ली में है, अजय माकन जो कि राजस्थान के प्रभारी है वो जयपुर में है, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। आपात बैठक गहलोत ने भी बुलाई। सर, क्या राजस्थान वाकई आला कमान सक्रिय हो गया राजस्थान का मुद्दा सुलझाने के लिए? देखिए, जो आला कमान कांग्रेस का है वो सक्रिय तो 1 साल से है। वो ठीक है कि अब तक नहीं सुलझ पाया है राजस्थान का मुद्दा, और वो इतनी आसानी से सुलझेगा भी नहीं। अगर और ये समस्या सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। ये ठीक है कि इस समय कांग्रेस की समस्या सामने आ रही है, लेकिन ये समस्या बीजेपी के साथ भी है। अब बीजेपी वहाँ पर वसुंधरा राजे का जो विकल्प है ढूंढ नहीं पाती है, और अगर विकल्प हैं भी तो उनको स्थापित नहीं कर पाती है। ऐसे ही कांग्रेस के सामने है कि वो अशोक गहलोत का विकल्प नहीं ढूंढ पाती, और विकल्प हैं भी सचिन पायलट जैसे या और अन्य नेता, तो उनको स्थापित नहीं कर पाती है। अब मुख्यमंत्री बनाना तो दूर है सचिन पायलट के लिए, वो उप मुख्यमंत्री पद भी पा जाएं वापस, वही बड़ी बात होगी। गहलोत तैयार नहीं है। और जिस व्यक्ति को अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर सार्वजनिक रूप से उनको निकम्मा, उनको नाकाम अगर बता दिया हो, उसको वापस अपनी कैबिनेट में लेते हैं। उनको पता है कि उनके क्या अशोक गहलोत का अपना एक राजनीतिक कद है राजस्थान की राजनीति में। तो अगर जिस व्यक्ति को उन्होंने निकम्मा बताया है, जिस व्यक्ति को नाकाम बताया है, उसको अगर वो वापस उप मुख्यमंत्री पद पर बैठाते हैं तो वो उनके लिए एक हार समान एक स्थिति होगी। उससे अशोक गहलोत बचना चाहेंगे। वो ठीक है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को मंत्री पद दिए जा सकते हैं, और इससे अगर ऐसा होता भी है तो इसमें अशोक गहलोत की ही जीत होगी, क्योंकि उन्होंने उनके लोगों को भी अपनी साइड कर लिया मंत्री बनाकर। सचिन पायलट के लिए अभी जो फिलहाल जो वर्तमान में स्थितियां दिख रही हैं, ठीक है कि आपने कहा कि प्रियंका गांधी मीडिएटर की भूमिका निभा रही हैं, और भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अजय माकन का भी प्रयास है कि कुछ सचिन पायलट की शिकायतों को दूर किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद केंद्रीय राजनीति में अब उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सचिन पायलट पहले भी केंद्र में ही रहे हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं, मनमोहन जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो सचिन पायलट का मन तो नहीं है दिल्ली में आने का, लेकिन विकल्प नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत मानने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए कि अजय माकन वहाँ पहुँचे हैं, सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में जो दोपहर का भोज दिया जा रहा है उसमें सचिन पायलट को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो एक तरफ आलाकमान अपनी बात मनवाने की प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। सेम स्थिति हमने पंजाब में देखी थी। पंजाब में आखिरकार जो आलाकमान की बात माननी पड़ी है। राजस्थान में ये बात साबित हो पाती है कि आलाकमान की चलेगी कि अशोक गहलोत की चलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अशोक गहलोत भी कमज़ोर नहीं है, और उनकी भी जो जिद है, और जिद हम जानते हैं कि वो जिद से पार ना तो राजस्थान में बीजेपी पा पाई है, ना ही कांग्रेस पा पाएगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, लेकिन कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। शायद इसी का हिस्सा है प्रशांत किशोर को पार्टी में जो शामिल करने की सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। खुद राहुल गांधी ने भी प्रस्ताव अपने नेताओं को भेजा था और हरी झंडी नेताओं की तरफ से दे दी गई है। ऐसे में प्रशांत किशोर का पार्टी में आना, खास करके तब जब 6-7 महीने बाद ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसके लिए प्रशांत किशोर ऑलरेडी कांग्रेस की रणनीति इससे पहले वाले चुनाव में बना चुके हैं। जी नहीं, सही बात है कि उसको कांग्रेस को इस समय एक कुशल रणनीतिकार की ज़रूरत है, और रणनीति कांग्रेस के लिए पंजाब में भी बनाई है उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, और
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बना चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुए थे। और भी कुछ चुनाव में उन्होंने रणनीति बनाई है कांग्रेस की। कांग्रेस को कुशल रणनीतिकार की ही जरूरत नहीं है, कांग्रेस को कुशल नेतृत्व की भी जरूरत है। और आपने जैसा कहा कि पार्टी के नेताओं ने हरी झंडी दे दी है, मैंने भी वो खबर देखी कि इसमें कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की, मंथन किया कि प्रशांत किशोर को लाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो जिन लोगों ने हरी झंडी दी है, जरा हम उनके नाम देख लें कि कमलनाथ हैं, अंबिका सोनी हैं, और ऐसे वो नाम हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे वो नाम हैं जो कि गांधी परिवार के करीबी हैं या इस समय कह सकते हैं कि राहुल की किचन कैबिनेट के सदस्य हैं। तो उनके साथ उन्होंने मंथन किया और अब प्रशांत किशोर का कांग्रेस में आना तय है, क्योंकि उन्होंने हरी झंडी दे दी है। तो मतलब एक चीज़, एक औपचारिकता पूरी की गई है कि पार्टी के नेताओं से चर्चा के बाद उनको कांग्रेस में लिया जा रहा है प्रशांत किशोर को। अब प्रशांत किशोर रणनीति बनाएंगे और वो G23 से भी ऊपर हो जाएंगे। अब G23 के नेता गुलाम नबी आज़ाद या आप मान लीजिए कि आनंद शर्मा हैं, शशि थरूर हैं, कपिल सिब्बल हैं, इन सब से ऊपर जो अहम भूमिका निभाएंगे प्रशांत किशोर। अब आप देखिए कि वो क्या रणनीति बनाते हैं, कितनी सफल होती है, ये तो खैर बात की बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर के आने और प्रशांत किशोर का जो पद है या जो कद है, राजनीतिक कद है, उसका अगर वो G23 से ज़्यादा हुआ तो कांग्रेस एक और समस्या की ओर बढ़ती, मुझे ऐसा लगता है कि दिख रही है। और ठीक है कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सहमति है इनको लाने की। सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की। सोनिया गांधी ने भी अगर हरी झंडी दी है तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव सोनिया गांधी का बहुत ज़्यादा है। और उनको इस समय शायद वो हो सकता है कि उनकी नहीं चल रही हो पार्टी में, लेकिन ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी को G23 के नेताओं को अहम भूमिका देनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि देश के समक्ष क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं जमीन से जुड़े हैं, उन समस्याओं के निदान का विशाल अनुभव भी है उनके पास है। और ठीक है कि अगर आज चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय भी थे जब वो लगातार चुनाव जीतते थे, तो सिर्फ हार जीत को ही एक पैमाना नहीं मान लेना चाहिए। तो उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। लेकिन शायद उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और जो ये रणनीतिकार आएंगे, अब देखिए जो मैनेजर होते हैं वो ठीक है कि आपका इलेक्शन मैनेज कर दिया उन्होंने, बाकी सब चीज़ें कर दी, लेकिन वो जननेता नहीं बन सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड में वो कई समय तक कुछ वर्षों तक रहे, वो क्या वो जननेता बन पाए? तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ तो चलिए ठीक है कि पार्टी में शामिल नहीं होकर उनके लिए मदद कर रहे थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तो वो शामिल हुए थे, वहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे। उन्होंने क्या जन आधार जमा कर लिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोग, क्योंकि उनका जनता से सीधा संवाद नहीं होता है, वो क्षेत्र में जाके अपने लोगों से एक फीडबैक लेते हैं कि कौन सी जाति के लोग कहाँ मतदान करने वाले हैं, किसकी क्या समस्या है, उसके आधार पर अपना वो आकलन बनाकर जो चुनाव की रणनीति होती है उसको बनाने में पार्टियों की मदद करते हैं। तो उनका जनता से सीधा संवाद नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं, तो कहाँ से जन नेता बन जाएंगे? तो ये एक मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को लेके हो सकता है कि चुनाव रणनीति सही बना ले, लेकिन अपने नेता जो उसके पुराने नेता हैं उनका साथ छूट जाएगा। बिल्कुल साथ छूट जाएगा, आपने बात कही। लेकिन भाजपा की बात अगर करें तो सर आपने कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे अनुभवी नेता हैं जिनको पार्टी के कामों में लगाया जाना चाहिए। भाजपा अपने अनुभव को थोड़ा सा दरकिनार नहीं कर रही है? कर्नाटक का जो मामला आया सर, येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, कारण चाहे जो भी रहे हों, नया मुख्यमंत्री बनाया गया, हालांकि उसी समुदाय से बनाया गया, येदियुरप्पा के खास को बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं येदियुरप्पा को इससे पहले भी अगर देखा जाए तो भाजपा ने वहाँ पे हटाया था, जिसका परिणाम भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ा था। येदियुरप्पा का कर्नाटक में जो प्रभाव है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में पार्टी की रणनीति येदियुरप्पा को लेकर क्या है? आखिर पार्टी इस स्थिति में क्यों पहुंची कि उसे येदियुरप्पा को हटाना पड़ा? देखिए, पहला जो कारण बताया जा रहा है वो सबके सामने ही है कि उनकी उम्र चूँकि 78 वर्ष की थी और बीजेपी में बड़े पदों पर 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को रखा नहीं जा रहा है, या एक अघोषित एक तरह से कह सकते हैं कि नीति है बीजेपी की। तो उस नाते भी उनकी उम्र हो गई थी और उन उम्र संबंधी कई दिक्कतों का येदियुरप्पा सामना कर रहे थे, ऐसा उनके जो करीबी सूत्र हैं वो बताते भी हैं। मीडिया में भी जो कर्नाटक के जो पत्रकार साथी हैं हमारे, वो बताते हैं कि उम्र संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर हम जानते हैं कि 2023 में
विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कर्नाटक में बहुत अच्छा रहा था, यहाँ तक कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय वहाँ के, उनके पुत्र के चुनाव में हार हो गई थी। तो एक बड़ा झटका था, उसके बाद ही वहाँ पर वो सरकार गिरी भी है जेडीएस और कांग्रेस की, क्योंकि उनका प्रदर्शन वहाँ पे बहुत निराशाजनक रहा था। अब अगर हम बात करें कि आपने कहा कि भाई येदियुरप्पा को और किन कारणों से हटाया गया, देखिए एक नया नेतृत्व वहाँ पर लाना चाहती है और बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक को ही आधार बनाया है। आप देखिए कि कई राज्यों में एक बदलाव की बयार चली है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, वहाँ पर चाहे जहाँ सरकार है या पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन की बात है तो नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, उनको स्थापित किया जा रहा है। और चूंकि जो बोम्मई जी आए हैं, इनका भी एक बड़ा अनुभव है, मंत्री के तौर पर कई सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, येदियुरप्पा के करीबी थे और उनके साथ उनके लिए उनकी परछाई बोला जाता है उनको। और साथ ही जो वहाँ पर 16 से 17% की आबादी है लिंगायत समुदाय, उससे ही ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव है और खुद भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं उनके पक्ष में गई। और ख़ास बात ये है कि बीजेपी में इस समय जो आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री पद के नाम चल रहे थे तो बहुत सारे नाम ऐसे थे जो कि दिल्ली आए नेता और लेकिन बोम्मई नहीं आए। तो ये बीजेपी की जो बदली रणनीति है उसमें ये है कि आपको पद के लिए दिल्ली में लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपके नेगेटिव चला जाता है। ये बेंगलुरु में बैठे बैठे पद पा गए, ये एक बड़ी बात है। और लिंगायत समुदाय को बीजेपी ने अपने साथ रखने का प्रयास किया है। और ख़ास बात यह है कि जो जिस तरह से वहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है एक नेता से दूसरे नेता के हाथ में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, ये बीजेपी नेतृत्व की एक बड़ी कामयाबी है। पिछली बार येदियुरप्पा से, और पिछली बार क्या बीच में भी कई बार पार्टी ने प्रयास किया येदियुरप्पा से इस्तीफा लेने का, लेकिन वो ऐसा कर पाने में नाकाम रही थी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद येदियुरप्पा को पद छोड़ना पड़ा था पिछले कार्यकाल में, ठीक है कि उस समय भी उनके ही द्वारा सुझाए गए नाम सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन सदानंद गौड़ा का काम करना उन्होंने मुश्किल कर दिया था। वहाँ जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका भी काम करना उन्होंने मुश्किल कर दिया। अपनी अलग पार्टी बना ली, चुनाव लड़ लिए, बीजेपी को नुकसान पहुँचा दिया, खुद भी घर बैठ गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बार बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। और बीजेपी ने उनकी लगभग सभी मांगें मान ली हैं। जैसे उनके पुत्रों को कहीं समायोजित करने की बात हो तो उसमें देखना होगा कि अब आने वाले समय में उनको क्या पद मिलते हैं। उनकी जो एक करीबी नेता हैं पार्टी में, शोभा करंदलाजे, उनको राज्य मंत्री बना दिया गया है हालिया मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की कवायद के तहत। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो येदियुरप्पा को उनके पद छोड़ने से पहले ही दे दी गई पार्टी की ओर से। तो और येदियुरप्पा ने जिस तरीके से कहा कि पार्टी मेरी माँ है और कोई मैं विरोध प्रदर्शन नहीं चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने खुद बयान दिए हैं। तो ये दिखाता है कि वो भी चाहते हैं और वो ये बात भी जानते हैं कि उम्र उनके ऊपर हावी हो रही है। तो इस समय वो बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव भी हुआ। हाँ, 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ है और बहुत ज़्यादा कुछ विरोध कर सकने की स्थिति में भी नहीं है वो। और सम्मानजनक ढंग से विदाई चाहते थे, पार्टी ने उनको सम्मानजनक ढंग से, और जैसा कि उन्होंने ये कहा भी कि मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सक्रिय राजनीति बना रहूँगा। तो कर्नाटक में उनके अनुभव का लाभ उठाएगी बीजेपी और हो सकता है कि उनको अभी, क्योंकि बीजेपी 2024 तक तो कर्नाटक हाँ बीजेपी संगठन में क्योंकि अभी कुछ बदलाव होने हैं, हो सकता है जैसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वापिस उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए, कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है, देखना होगा। लेकिन बीजेपी येदियुरप्पा को नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि जानती है कि उनका एक बड़ा कद है वहाँ की राजनीति में उनके। ठीक है कि आपने जैसा कहा कि बीजेपी अनुभव को दरकिनार कर रही है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको दरकिनार कर चुकी है बीजेपी, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में उनका आज भी महत्व देखते हुए उनको उतना ही है, इसलिए उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा। और जो नाम आपने नहीं लिए लेकिन जिनकी तरफ इशारा किया है, उनका चूंकि आज उतना प्रभाव नहीं है राजनीति में, इसलिए वो किनारे हो गए हैं। बिल्कुल। चलिए, किनारे की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। और ख़ास करके जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की, उसके बाद से वो 2024 की तरफ लगातार बढ़ रही हैं। भले ही वो इस बात को स्वीकार ना करे कि वो प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है वो उसी तरफ इशारा करता है। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं, इसके बाद से विपक्षी नेताओं से वो लगातार मिल रही हैं, किसानों को भी समर्थन कर रही है, टिकैत से भी उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा ऐसे समय में जब विपक्ष पेगासस जैसे मामले को लेकर, कृषि कानूनों जैसे मामले को लेकर एकजुट है और सरकार को लगातार घेर रहा है। देखिए, हमको ये देखना चाहिए कि 5 दिन का जो उनका दिल्ली दौरा था
उससे दिल्ली में क्या बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। अगर हम जो जिस तरीके के जो सियासी भूचाल आते हैं, सियासी तूफान आते हैं, उसको अगर पैमाना बनाकर देखें तो कुछ भी हलचल नहीं हुई है। ठीक है कि उनके नेताओं से मुलाकात हुई है, मुलाकातें होती हैं जब कोई मुख्यमंत्री आता है, और ये उनका जो दौरा था वो ये कम था कि हम राज्य के विषयों को लेकर आए हैं केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करने या प्रधानमंत्री से चर्चा करने, लेकिन विपक्ष के नेताओं से मिलना ज़्यादा उनका इस बार का उद्देश्य था, यात्रा का उद्देश्य। और आपने ठीक कहा कि 2024 की तैयारी कर रही हैं वो, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनके दिल्ली आगमन से ठीक पहले उनको संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया। संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया, और इस नाते अब उनके पास और अधिकार आ गए हैं कि वो विभिन्न विपक्षी दलों को एकजुट कर सकें, उनको अपने साथ आने को निमंत्रित कर सकें, या जो एक विपक्ष की रणनीति बनाने पर चर्चा कर सकें, और ऐसा उन्होंने किया भी है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि देखिए, अभी उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और भी कई नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तब चेहरा सामने आ जाएगा, और ये कोई मुद्दा नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा। और लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि नेतृत्व मैं नहीं चाहती हूँ, है ना। तो वो नेतृत्व की वो खुद दौड़ में हैं, और दौड़ में हैं, और ऐसे ही और भी लोग हैं जो दौड़ में हैं, नेता बनने की दौड़ में। तो नेतृत्व को लेकर तो लड़ाई होनी है। ये अगर आज कह रहे हैं कोई भी नेता ये कहे विपक्ष का कि कोई नेतृत्व कोई मुद्दा नहीं है, तो नेतृत्व ही असल में मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि हमको कांग्रेस के, जैसे हम आपके एक प्रश्न के उत्तर में G23 की बात करी थी, बहुत अनुभवी नेता हैं वीरप्पा मोइली, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, और वो बिल्कुल सामयिक बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष चाहे जो भी रणनीति बना ले, लेकिन देश को ये लगना चाहिए कि हमारा जो एजेंडा है सिर्फ मोदी विरोध नहीं है। मोदी विरोध पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको अगर जनता के समक्ष हमारा अपना देश को आगे बढ़ाने का क्या एजेंडा है ये रखना होगा। देश को आगे बढ़ाने की हमारी क्या रूपरेखा है ये बतानी पड़ेगी। हम सिर्फ मोदी विरोधी हैं और इकट्ठे हो जाएं तो चुनाव नहीं जीत सकते, और वो कभी नहीं जीत पाएंगे। G23 भी कह रहा है। जी, G23 भी यही कह रहा है कि आप खाली एंटी मोदी फ्रंट मत बनाइए। एंटी मोदी फ्रंट बनाना ही आपकी जीत की गारंटी नहीं है। आपको देश के समक्ष रखना पड़ेगा कि आपका क्या विजन है, और आपकी क्या नीतियां रहेंगी, आप कैसे जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे, तब जनता उसको तौलेगी, उसके बाद फिर अपना मतदान करेगी। तो ये एक उसमें हम कुछ टिप्पणी करें, लेकिन वीरप्पा मोइली ने जो कहा है एकदम फिट बैठता है, सामयिक है। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के लोगों को भी वो खबर पढ़ लेना चाहिए, वो बयान पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर देश की जो राजनीति है यहाँ से, यानी ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बाद से किस तरफ जाती है, किस करवट लेती है। लेकिन इतना तो तय है कि जो सर ने भी कहा कि आपको सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर चुनाव में नहीं जाना चाहिए, आपको देश को आप आगे कैसे ले जाएंगे, ये एजेंडा देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि नेता और उनकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती है, और इसी में लोकतंत्र चलता है। तो आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।